लास्ट क्या पढ़ रहे थे? ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करें? कल की क्लास का कोई डाउट किसी का एक बार पूछना स्टार्ट करो जल्दी से। कल की क्लास का कोई डाउट है किसी का? कोई डाउट नहीं है? कोई भी डाउट नहीं किसी को? सब समझ आ रखा है? ऐसा कैसे हो सकता? हाँ भाई, मैं पूछना स्टार्ट करता हूं। कौन बताएगा होमोपॉलीमर हेट्रोपॉलीमर में डिफरेंस? हाँ, कौन बताएगा? कोई भी बोल दो। हाँ बेटा, क्या होता है होमोपॉलीमर? क्या होता है? होमोपॉलीमर होता है। हेट्रोपॉलीमर? ठीक है, बैठ जाओ, स्टार्ट करते हैं। नहीं, सेलुलोज होमोपॉलीमर है हेट्रो है? होमोपॉलीमर है। कोई कार्बोहाइड्रेट जो हेट्रोपॉलीमर हो? पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी है? फंजाई की सेल वॉल काइटिन की। ठीक है, फंजाई की सेल वॉल काइटिन की। हम्म। और प्लांट की सेलुलोज की। ठीक है। हाँ भाई, पानी किधर मूव करता? हाइपो से हाइपर है? हाइपो से हाइपर या हाइपर से हाइपो? हाइपो से हाइपर। ठीक है, हाइपरटोनिक में मूव करता है। और सेल वॉल क्या करती है? सेल को फटने से बचाती है। ठीक है। ठीक है, तो अपने जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज, वो हमारे पास कौन सा है बेटा? हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे थे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में हमने स्टार्ट किया था, ये बता दिया था तीनों। ग्लाइकोकैलिक्स बता दिया था, सेल वॉल बता दिया था। हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बता दूंगा, या मैं पहले बता देता हूं आपको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, पहले बता देता हूं। ठीक है, तो एक टेक्निक है जिसे हम ग्राम स्टेनिंग कह रहे हैं। ठीक है, पहले सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। जिसको जो ना समझ में आए कृपया करके पूछें, जितनी जल्दी पूछोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, क्लियर है? जो बच्चे आज नए हैं, जिनको नहीं पता क्या स्टार्ट हो रहा है, सेल पढ़ रहे हैं और सेल में प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं पहले। क्लियर? प्रोकैरियोटिक सेल में हमने क्या क्या पढ़ाया? सिर्फ सेल वॉल पढ़ाया है, सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया है, नहीं, ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ाया और सेल वॉल पढ़ाया। ठीक है, यस। एक पेन जैसी चीज होती है, कहीं दिख रही है किसी को? है? मैं पूछूं इनसे। यहाँ कहाँ घूम रहे हो भाई तुम लोग? रुक जाओ भाई, एक मिनट, बस बस बस, घूमो नहीं। कहाँ से आ रहे हो? पेन चाहिए, एक मिनट रुको। घूम कहाँ रहे हो पर? पेन पेन पेन। हाँ, पेन लाइए। हाँ बताओ, अब क्या कह रहे हो? पटना से हैं? कितने नंबर आए हैं? कौन से कॉलेज में? पीएमसीएच में? कब, कौन से साल में था? लास्ट ईयर था? सही है फिर तो। सही है फिर तो, कोई बात नहीं। अभी पहले क्लास ले लूँ मैं, अभी नहीं। ठीक है। कितना नंबर था तेरा? कितना नंबर था? 633 था। ठीक है, 633 में मिलता है पीएमसीएच? ठीक है फिर तो सही है। ठीक है, मिलते हैं बाद में, है ना? अब नहीं मिलेगा भाई 650 में पीएमसीएच, पहले बता रहा हूँ। 600 में मिल जाएगा? है?
चलो पढ़ते हैं, कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। ग्राम स्टेनिंग को बात करते हैं। इधर देखो भाई, कौन बताएगा पहले स्टेनिंग क्या होती है? स्टार्ट करेंगे पूछ पूछ के। स्टेनिंग क्या होती है, कौन बताएगा? कार की चाबी कहाँ है भाई सर की? यहाँ है? नहीं, तुमने तो नहीं उठाई किसी ने? है? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से देखेंगे सारे लोग। सबसे पहले हम बताएंगे स्टेनिंग क्या होती है। पहले सुनेंगे, जब मैं बोलूंगा तभी आप लिखेंगे, ठीक है? पूरा फोकस 100% मेरी तरफ, बोर्ड की तरफ देखेंगे, कोई इधर उधर नहीं देखेगा, ठीक है? सबसे पहले बेटा, स्टेनिंग शब्द का मतलब होता है किसी चीज पर कलर लाना। हम किसी चीज पे कलर क्यों लाते हैं? क्योंकि वो हमें नॉर्मल आंख से या माइक्रोस्कोप से नहीं दिख रही होती। स्टेनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज पर कलर लाना, क्योंकि मुझे वो आंख से या माइक्रोस्कोप से विजिबल नहीं है। स्टेनिंग दो तरीके की होती है। अगर मैं डायग्राम से आपको दिखा सकूं तो मेरे पास ये दो तरह की स्टेनिंग होती है। एक होता है कि मैं बैकग्राउंड पे कलर कर दूं, और दूसरा होता है इस पे चीज पे कलर कर दूं। दोनों केस में मुझे ये विजिबल होगी चीज, ठीक है? इसको नेगेटिव स्टेनिंग कहते हैं, कि मैंने इसको कलर नहीं किया, बैकग्राउंड कलर कर दिया। इस वाली को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव स्टेनिंग। नॉर्मली हम यही वाली स्टेनिंग यूज करते हैं, सही है? नॉर्मली हम क्या करते हैं? यही वाली स्टेनिंग हम यूज करते हैं, ठीक है? ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। तो हमारे पास दो, यहां पे कौन बैठा है? ये कोई नहीं है तो कुछ लोग इधर भी तो आ सकते हो, पीछे से तीनों इधर आओ आगे। तीनों लोग पीछे से आगे आओ। कुछ खाने का लाए हो? छुपा छुपा के खा रहे हो? आगे आओ ना, आगे आ जाओ। यहाँ पे तीन लोग आ जाएंगे यहाँ पे। हाँ, किधर से पर बैठेंगे? जगह नहीं घुसने की वहां से? तुम उधर हो जाओगे कि पहले आए था हम नहीं हटेंगे? कोई बात नहीं, बैग्स वगैरह यार नीचे रखा करो। बैठो यहाँ पे। एक दो जना और आ जाओ जिसको आना हो। आएगा कहां से बेटा, घुसेगा कहां से? सही है, कूद के ही चला जाए यार, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, कोई नहीं, बैठ जाओ। ठीक है, इधर देखो, आप सुनो, ठीक है? सुनो सुनो सुनो, ध्यान से देखो, इधर देखो सारे। ये वाली पॉजिटिव स्टेनिंग है, ये नेगेटिव स्टेनिंग है। मोस्टली हम ये वाली स्टेनिंग यूज करते हैं जहां पर हम किसी चीज को कलर कर देते हैं, बैकग्राउंड छोड़ देते हैं। हुआ क्या था, बैक्टीरिया की दो प्रकार की क्लासिफिकेशन है। पूरा फोकस मेरी तरफ रखिए सभी लोग। बैक्टीरिया की दो तरह की क्लासिफिकेशन है। पहली क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप है। दूसरी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग है। हम क्या कहते हैं? हम ये बोलते हैं कि बैक्टीरिया को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एबिलिटी टू टेक स्टेन, कि वो स्टेन ले सकती है या नहीं ले सकती। उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, दो ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। तो ग्राम स्टेनिंग क्या था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। उन्होंने एक टेक्निक डेवलप करी, एक तरीका डेवलप किया कि किस तरीके से हम बैक्टीरिया को स्टेन करेंगे। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें स्टेन चला जाता है और बाहर नहीं निकलता। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें स्टेन चला जाता है और बाहर निकल जाता है। जिनमें स्टेन चला गया और बाहर नहीं निकला उन्हें कहते हैं ग्राम पॉजिटिव। और जिनमें स्टेन गया, समझ में आ रहा, और बाहर निकल गया, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्राम नेगेटिव। तुम्हारे सिलेबस में ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर नहीं है। हम लोग कराते हैं सिर्फ इसलिए कि आपको आइडिया रहे, पर वो कभी नहीं आएगा नीट में, ठीक है? तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं व्हाट इज ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग क्या है बेटा? ग्राम स्टेनिंग क्या है? हम यहां पर लिख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ, किसकी थिकनेस? सेल एनवलप की। ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल एनवलप। हमारे पास क्या होता है बेटा? दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। किस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं? दो टाइप के बैक्टीरिया हैं। एक है हमारे पास ग्राम पॉजिटिव, दूसरा क्या है? ग्राम नेगेटिव। अब इस डायग्राम की आपको ऐसा तो जरूरत है नहीं,
आपको पॉजिटिव नेगेटिव बता दिया मैंने लगभग, नहीं? अब सुनो मैं क्या बता रहा हूं, इधर देखो बेटा, इधर देखेंगे सारे बच्चे। मेरे पास ये मान लो सेल मेम्ब्रेन है दोनों की, ठीक है, सेल वॉल है सॉरी, ये मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक। इसकी सेल वॉल थोड़ी थिक है, इसकी सेल वॉल थोड़ी क्या है, थिक है। और ये मेरे पास ग्लाइकोकैलिक्स है, ये क्या है मेरे पास, ग्लाइकोकैलिक्स है। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर है? बोर्ड पे ध्यान रखो, यहां तक क्लियर है? इधर देखो ध्यान से, ये मेरे पास क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स। तो दोनों में ग्लाइकोकैलिक्स जो है उसकी थिकनेस सेम लग रही है, डिफरेंस कहां पर आ रहा है, सेल वॉल में। पर एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, सेल वॉल नहीं लिखी, उसने क्या लिखा है, सेल एनवलप लिखा है। यहां तक कोई डाउट? एनसीईआरटी ने सेल एनवलप लिखा है। तो सेल एनवलप इस वाले को अपने कह रहे हैं ग्राम, क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव, क्योंकि इसकी सेल वॉल क्या है, थिन है, या इसमें सेल एनवलप क्या है, थिन है। यहां तक क्लियर समझ में आ रहा है? बोलो बेटा, ध्यान दो। और इस वाले को अपने क्या लिख रहे हैं, ग्राम पॉजिटिव। कोई डाउट? नहीं। तो हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनेंगे, एनसीईआरटी क्लियरली लिखती है कि ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल एनवलप हमारे पास ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। दोनों में डिफरेंस एक्चुअल में उनकी थिकनेस में, सेल वॉल की थिकनेस में होता है। पर एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, सेल एनवलप लिखा है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब ग्राम स्टेनिंग का टेक्निक क्या है, टेक्निक आपके सिलेबस में नहीं है, कभी आएगी भी नहीं। रीजन, क्योंकि वो एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं दे रखा। तो इस तरीके से हम स्लाइड बना सकते हैं, ठीक है, हम इस तरीके से एक स्लाइड बना सकते हैं, ऐसे स्लाइड आपको पता है, ठीक है। और हमने एक और स्लाइड दिखा देते हैं यहां पे। सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ये बैक्टीरिया रखे हुए हैं, सही है, ये इस तरीके से बैक्टीरिया रखे हुए हैं। अब इन सारे बैक्टीरिया में मैंने स्टेन डाल दिया। स्टेन का नाम करना है हमें, कर सकते हो, पर आएगा नहीं, ठीक है। तो स्टेन हमने डाल दिया, उसका नाम है क्रिस्टल वायलेट या जेनेटियन वायलेट कहते हैं। अब जब मैंने इसमें स्टेन डाल दिया, कृपया करके ध्यान देंगे, जब मैंने इसमें क्या डाल दिया, ये स्टेन डाल दिया वायलेट कलर का, ध्यान दे बेटा, मैंने क्या किया, इसमें ये स्टेन डाल दिया, तो कुछ बैक्टीरिया में स्टेन आ गया, ऐसे सब में ही आ जाएगा वैसे तो, सब बैक्टीरिया में स्टेन आ गया। अब मैंने क्या किया, मैंने डी स्टेन कर दिया। डी स्टेन का मतलब स्टेन रिमूव कर दिया। अब क्या होगा, कुछ बैक्टीरिया में से क्या होगा, स्टेन निकल जाएगा, कुछ बैक्टीरिया में से क्या होगा, स्टेन निकल जाएगा। ये स्लाइड में से कुछ बैक्टीरिया में से स्टेन निकल गया और कुछ बैक्टीरिया में स्टेन रह जाएगा, सही है। देखो डायग्राम में जो बता रहा हूं वो देख लेते, देखो ध्यान से देखेंगे। पहले मैंने ये बैक्टीरिया ले लिए सारे, ये सब क्या है, बैक्टीरिया है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया है, बैक्टीरिया लिया है। बैक्टीरिया में मैंने स्टेन डाल दिया, इसको कह रहे हैं स्टेनिंग कर दी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, स्टेन हटा लिया। तो जिसने रिटेन किया स्टेन, जिसने क्या किया, रिटेन किया स्टेन, उसको अपने क्या बोल रहे हैं, ग्राम पॉजिटिव। जिसने लूज किया स्टेन, क्या बोलेंगे उसको, ग्राम नेगेटिव। यहां तक कोई डाउट है, बोलो, यहां तक कोई डाउट है? अच्छा एक चीज और बच्चे, आप में से किसी को कभी भी लगे सर स्लो बताओ, मैं स्लो बता दूंगा। मैं एक चीज थोड़ा क्लियरली बताता हूं आप लोगों को, हमारे पास सिलेबस 9 महीने का ही है, आपको पेस पकड़ के साथ पढ़ना पड़ेगा, सही है, ठीक है। आप कहां पे ज्यादा हमको फोकस करना चाहिए कि आपको एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स करवा ले जाएं, ठीक है। उसके डिस्कशन, जैसे क्या होगा, अभी आप पढ़ रहे हो ना, आपको कुछ दिन तक ऐसा लगेगा यार ऑनलाइन में भी तो ऐसा ही चल रहा था। डिफरेंस कहां आना चाहिए, असाइनमेंट सॉल्व करने में, वो एक मेजर डिफरेंस आप पकड़ पाओगे। समझ आ रहा है? क्योंकि मैं ऐसा तो नहीं कि वहां पर
यहाँ बॉटनी पढ़ा रहा हूं, वहां पे बॉटनी पढ़ाता हूं, या जूलॉजी शुरू कर दूं या हिस्ट्री शुरू कर दूं? ऐसे तो कोई चांस नहीं है, पढ़ानी तो बायो ही पड़ेगी। और मैं बस आपको क्या क्या क्लियर क्लियर बता रहा हूं, ध्यान ये रखना है कि मैं आपको क्लियरली बोलूंगा ये चीज नहीं आएगी तो इसका मतलब वो नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल स्टेनिंग टेक्निक पे क्वेश्चन नहीं आएगा तो नहीं आएगा फिर वो, क्योंकि दे नहीं रखे। पॉइंट क्या ध्यान रखनी है आपने, एनसीईआरटी ने सेल एनवलप लिखा है पर वैसे सेल वॉल होता है, ठीक है। दूसरा एनसीईआरटी क्या लिखती है, दूसरा एनसीईआरटी ये लिखती है कि एनसीईआरटी लिखती है ऑन द एबिलिटी टू अपटेक स्टेन। वो ये लिखती है कि स्टेन ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, और रियल में क्या होता है, ऑन द एबिलिटी ऑफ रिटेन स्टेन। मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों में फर्क क्या है भाई, कुछ फर्क भी है क्या? फर्क है। अगर स्टेन जा ही नहीं रहा है, सही है, देखो एनसीईआरटी के अनुसार ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टेन ले नहीं सकता। रियलिटी में क्या होता है, स्टेन आ जाता है लेकिन बाहर निकल जाता है, ठीक है। पर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या बोल रहा है वो, कि स्टेन वो ले ही नहीं सकता, ये एनसीईआरटी बोलती है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों बात सीख लेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा हम क्या करेंगे, हम ये ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन जब आ रहा है उसमें लाइन क्या है, अपटेक है, तो अगर आएगा तो हम अपटेक ही मार्क करेंगे। क्या दोनों आ सकती है? कभी नहीं आएगी, ठीक है। और हम सिर्फ क्वेश्चन इस वजह से गलत कर दें कि हमें ज्यादा पता है एनसीईआरटी से, तो फिर 4 नंबर तुम्हारे गए, एनसीईआरटी को क्या करना है? समझ पा रहे हो? तो अगर अभी आपको कभी डाउट हो तो लाइन कौन सी सही है, एनसीईआरटी वाली। तो एनसीईआरटी कहती है कि ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू अपटेक, ले पाना स्टेन, इसके हिसाब से हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बनाते हैं। कोई डाउट है? बोलो, ठीक है। और ग्राम पॉजिटिव कौन से होते हैं, जिनमें स्टेन रहता है। अब कुछ फीचर्स और लिखूंगा मैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव के लिए हमने लिखा रिटेन और अपटेक क्या, स्टेन। ग्राम नेगेटिव के लिए क्या लिखा, लूज और नॉट अपटेक स्टेन। यस, इसकी सेल एनवलप क्या है, थिक। इसकी सेल एनवलप क्या है, थिक। इसकी सेल एनवलप क्या है, थिन है। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो ग्राम नेगेटिव में मिलते हैं, उनके नाम आपको मैं पढ़ा भी चुका हूं कहीं ना कहीं, पिलाई एंड पोरिंस। यस, प्रेजेंट है यहां पर, पिलाई और पोरिंस एब्सेंट है, तो इनमें क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मीजोजोम्स। कुछ एग्जाम्पल्स जो ग्राम पॉजिटिव के, उनके नाम लिखेंगे। हाँ भाई, ग्राम पॉजिटिव के एग्जाम्पल के नाम, एक है क्लॉस्ट्रीडियम, कहां सुना है हमने ये, माइक्रोब्स में, ठीक है। उसके अलावा हमने यहां लिख दिया लैक्टोबैसिलस। यस, ये कुछ ग्राम पॉजिटिव हैं। ग्राम नेगेटिव का एग्जाम्पल, यस, माइकोप्लाज्मा, हाँ बताओ, और साइनोबैक्टीरिया। अच्छा, एक चीज और बेटे मैं आपको बताता हूं, आप मेरे पिछले साल के नोट्स देखो और उससे पिछले देखो, मैंने यहाँ पे अच्छे खासे एग्जाम्पल 2 और लिखवाए होंगे या 2 और लिखवाए होंगे। मैं एग्जाम्पल्स क्यों कम लिखवा रहा हूं, रीजन, पिछले 20 साल में भी कोई ऐसा क्वेश्चन आया नहीं जिसमें उसने ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव का एग्जाम्पल पूछा हो, सही है। तो मैं यहां पर अब कोशिश कर रहा हूं कि आपको रटने की जरूरत ना पड़े कोई एग्जाम्पल ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव की। आप सिर्फ 2 बात याद करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल एनवलप और लूज और अपटेक या वाली बातें, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब अगर आपको पिछले नोट से कोई चीज कभी कम दिखे तो मैंने जानबूझ के काट दी है, क्योंकि वो अब चीजें आती नहीं है, सही है, ठीक है। और हम पिछले नोट से कुछ कम ही कराएंगे, रीजन जो काम का नहीं है उसको हटाते हुए चलेंगे,
ठीक है, बोलो। हाँ, चलिए नोट करिए, या लिखवा दूं सारा है? अगर मैं लिखवाऊंगा तो उससे टाइम वेस्ट होगा आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम कम बचेगा। ठीक है, सारा नहीं लिखना। रिजल्ट कब आ रहा है नीट वाला? 14 जून को आएगा। सबने घर पे नंबर सही बता रखे हैं? ±100 है या 200? या भूल गए नंबर जो बताए थे पेरेंट्स को? अब तक तो भूल गए होंगे ना। बाहर गर्मी है खूब, धूप हो रखी है। बारिश कब होती है भाई यहाँ? होती नहीं है। नवंबर में? अच्छा। और बाढ़ पटना में नहीं आती है? पटना एम्स में ला देते हैं, नहीं सीट खाली हो जाएंगी सारी। है यस, पिटाई करूंगा तुम्हारी मैं। PMCH, NMCH, पटना एम्स, सबकी सीट खाली नहीं। एक सेकंड देना, उसमें ठीक करना। लिख लिया? 1 तारीख को टेस्ट कराने, 2 को एक टेस्ट करा देते हैं आपका। बोल जल्दी। मेम्ब्रेन कर देगी। मेम्ब्रेन मतलब इसका ये मतलब होता है कि ग्राम पॉजिटिव में म्यूजोसोम ज्यादा वेल डेवलप होंगे एज कंपेयर टू दिस। पिलाई का तो शायद नहीं चाहिए होगा,
मान लो इनके हो सकता फंक्शन की नीड ना हो। ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहे जल्दी करो, जल्दी पूछो। लिख लिया? पीछे दिख रहा है ये लास्ट तक है? नहीं दिख रहा? अच्छा, मीजोसोम प्रेजेंट होते होंगे बच्चे। एक बार मैं तेरे को मीजोसोम समझाता हूं, फिर तेरे को आइडिया लग जाएगा। ठीक है बेटा, लास्ट तो इधर आ जा बच्चे, इस साइड आ जाए, यहाँ पे इधर आ जा, इस साइड आ जा, यहाँ पे बच्चे आप इधर हो जाओ, हल्का सा यहाँ बिठा लो। वो तो आएंगे नहीं पीछे वाले, कुछ खाने का लेके आए हैं घर से, छुपा छुपा के खा रहे हैं सब। कुछ लाए हो खाने का? पक्का है? ठीक है, चलें चलें स्टार्ट करें। ठीक है, चलो हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। ग्राम स्टेनिंग मैंने बता दिया, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, आप मुझे उसके आंसर देना, फिर हम चीजें एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन कैसा स्ट्रक्चर है? मतलब हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक है, हम कैसा लेते हैं? दोनों होता है। ठीक है, चलो पहले थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन क्या सारे लिविंग सेल में होती है? ठीक है, सेल मेम्ब्रेन किस में नहीं होती? डेड सेल्स में। किस में नहीं होती? डेड सेल्स में। एक्चुअल में क्या हुआ, एक चैप्टर आपका माइनस हो गया जिसे हम कहते थे ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट में हम सेल मेम्ब्रेन का बढ़िया फंक्शन पढ़ाते थे, अच्छे से समझा के, पर वो हट गया है। तो मैं थोड़ी सी डिटेल आपको यहां पढ़ाना चाहूंगा ताकि आपको आगे के लिए चीजें क्लियर रहें सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको यह समझनी है कि सेल मेम्ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आउटर और इनर एनवायरनमेंट को आपस में अलग करता है। ठीक है, सबसे पहले हम आपको एक जो चीज समझाएंगे वो समझाएंगे कि किस तरीके से स्ट्रक्चर बना है किसका, सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, उस चीज को मैं समझाना चाहूंगा। ठीक है, तो मैं, आप लिखेगा कोई नहीं क्योंकि मैं अभी वापसी आऊंगा स्लाइड पे, तब करेंगे। ठीक है, तो अभी आप एक बार जरा स्ट्रक्चर समझो सेल मेम्ब्रेन का, फिर उसके बाद लिखना आप, है ना? फिर हम सेल मेम्ब्रेन वाले टॉपिक पे आएंगे। पहले मैं समझा दूं तो आपको क्लियर रहेगा। ठीक है, हाँ भाई, ये स्ट्रक्चर किसका है? 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन, क्या बोलेंगे? प्रोपेन। क्या बोलेंगे? प्रोपेन। ठीक है, सही है। अब यहां पर हमने क्या किया, प्रोपेन में एक एक हाइड्रोजन यहां से कम किया और एक यहां से, और OH लगा दिया। क्या लगा दिया? OH लगा दिया। इसको हमने क्या नाम दिया है? ग्लीसरॉल। क्या नाम दिया है? ग्लीसरॉल। इसको एक और नाम दे सकते हैं, OH ग्रुप को हम नाम देते हैं हाइड्रोक्सी। क्या नाम देते हैं? हाइड्रोक्सी। तो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बोल सकते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बोल सकते हैं, इसे ग्लिसरॉल बोला। ठीक है, अब जरा ये देखें, ये सब कार्बन की चेन है। यहां पर COH है, यस, ये कार्बन की चेन है, यहां पर COH है। सही है, बोलो। ठीक है, ये हमारे पास कार्बन की चेन है और यहां पर मेरे पास COH है। तो आपको यह समझना है, ऐसे कंपाउंड को हम नाम देते हैं फैटी एसिड। क्या नाम देते हैं? फैटी एसिड। ऐसे कंपाउंड को हम नाम देते हैं फैटी एसिड। यस, ठीक है, क्लियर है। तो हमने क्या किया, इधर देखेंगे, हमने क्या किया, हमारे पास ये इस तरीके से ग्लिसरॉल था, उस ग्लिसरॉल पर मैंने इस तरीके से 3 फैटी एसिड जोड़ दिए, 3 जोड़ दिए। तो इस कंपाउंड को हम नाम दे देते हैं फैट। फैट क्या होता है? ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड। कितने फैटी एसिड? 3 फैटी एसिड। यहां तक कोई डाउट है किसी को? यहां तक कोई डाउट है? पहली चीज, व्हाट इज फैटी एसिड? लॉन्ग चेन कार्बन की है और COH ग्रुप है, उसे फैटी एसिड कहते हैं।
उसे क्या बोलते हैं? फैटी एसिड कहते हैं। फैटी एसिड का COH ग्रुप OH के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा? ईस्टर। ईस्टर सुना है सबने? अल्कोहल और एसिड में क्या बनता है? ईस्टर बॉन्ड बनता है। कोई डाउट है? नहीं। अब हमने क्या किया, हमने ये देखा कि इस ग्लिसरॉल पे दो फैटी एसिड, एक यहां जुड़ गया और एक यहां जुड़ गया। तीसरे पर फैटी एसिड ना जोड़ के मैं यहां पर फॉस्फेट अटैच करूंगा। क्या अटैच करूंगा? फॉस्फेट अटैच करूंगा। यस। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि फैटी एसिड पानी को रिपेल करता है। तो फैटी एसिड कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। किसको नहीं समझ आया रोक के पूछ लो। फैटी एसिड पानी को रिपेल करता है। फॉस्फेट पानी को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट वाटर, क्योंकि उस पर चार्ज होता है। तो ये क्या हो गया? हाइड्रोफिलिक। यस। तो हमने क्या किया? हमने क्या किया, ध्यान देंगे। ये फॉस्फेट की वजह से ये सर्कल बना दिया, और ये हमने दो फैटी एसिड बना दिए। ये वाला और ये वाला क्या बना दिया? फैटी एसिड। और ये जो मैंने हेड बनाया है, ये क्या है? फॉस्फेट। इसका नाम ध्यान देंगे, ये इसका ये हाइड्रोफिलिक होगा। क्या होगा? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक। और ये क्या होगा? हाइड्रोफोबिक। ये क्या कंपाउंड बना है? फॉस्फोलिपिड। किसको किसको ऊपर से जा रहा है, समझ नहीं आ रहा? पूछ लो, मैं बताता हूं फिर से, कोशिश करो। हाँ, फॉस्फेट का मतलब फॉस्फोरिक एसिड होता है। इधर देख ले, पहले इधर देख। इसे क्या बोलते हैं? ये तो पता है, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। हाइड्रोजन हटाने के बाद क्या बोलेंगे इसको? सल्फेट। सही है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ये H3PO4 है, फॉस्फोरिक एसिड। बोलो। एक हाइड्रोजन यहां, एक यहां, एक यहां से हटा दूं तो इसको लिखूंगा PO4 3 माइनस फॉस्फेट। सही है। फॉस्फेट कब होगा? जब पानी होगा, पानी में फॉस्फेट हो जाएगा, आयन लूज कर जाएगा। तो हम यहां पर चाहे फॉस्फेट लिखें चाहे फॉस्फोरिक एसिड लिखें, बात एक ही है। सही है। तो इस अल्कोहल से ये रिएक्ट किया, ईस्टर बॉन्ड, इस अल्कोहल से ये रिएक्ट किया। अगर तीसरे पे भी रिएक्ट करा दोगे तो क्या बनेगा? फैट बनेगा। अगर तीसरे पे फॉस्फेट जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? फॉस्फोलिपिड बनेगा। कोई डाउट है? तो अगर मैं आपसे पूछूं फॉस्फोलिपिड में कितने फैटी एसिड है? दो। सही है। फैट में कितने फैटी एसिड है? तीन। सही है। इनके इनके बॉन्ड को कहेंगे ईस्टर, इसके और इसके बॉन्ड को कहेंगे फॉस्फो ईस्टर। सही है। समझ आ रहा है? इसके इसके बॉन्ड को क्या बोलेंगे? ईस्टर। ठीक है। यस। और एक और नाम देते हैं ग्लीसराइड। तो फैट में कितने ग्लीसराइड बॉन्ड है? तीन। भाई इसके इसके बॉन्ड को अगर तुम ग्लीसराइड कह रहे हो तो फैट में कितने ग्लीसराइड हो गए? तीन। इसलिए फैट का एक और नाम क्या होता है? ट्राई ग्लीसराइड। सही है। मैं बायोमोलिक्यूल नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बस आधार बना रहा हूं चीजों को समझाने का। ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर इसके तीनों पोजीशन पर फैटी एसिड जुड़ जाता तो तीनों पोजीशन पर फैटी एसिड जुड़ने की वजह से तीनों हाइड्रोफोबिक हो जाते। लेकिन तीसरी पोजीशन पर फॉस्फेट जोड़ने से वो चीज क्या बन गई? फॉस्फोलिपिड। और मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड इज लेसिथीन। यस। ठीक है। समझ आया नहीं? मैं रिपीट करता हूं, एक बार ये डायग्राम देखेंगे। जिन बच्चों को थोड़े सा बायोमोलिक्यूल के साथ दुख है, ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ना बायोमोलिक्यूल। MBBS कॉलेज में पहले ही साल में होता है ये। फिर देखो भाई, कुछ लिखना नहीं है, पहले सुनेंगे सारे। ये एक बड़ा सा बॉक्स है, इसको अपने लिपिड कह रहे हैं। ठीक है। सही है। इसमें कुछ छोटे बॉक्स बनाते हैं।
ये क्या है? ग्लिसरॉल। इसका मतलब ग्लिसरॉल भी लिपिड होता है। समझ आ रहा है? अच्छा, एक और बॉक्स बना दिया, फैट। तो फैट भी क्या होता है? लिपिड होता है। फैट भी क्या होता है? लिपिड होता है। ठीक है, एक अपने ने लिख दिया स्टीरॉयड, और उसी की जैसी चीज होती है कोलेस्टेरॉल, तो वो भी क्या होता है? लिपिड होता है। एक हमने लिख दिया फॉस्फोलिपिड, तो ये भी एक तरह का क्या है? लिपिड है। ये भी क्या है? एक तरह का लिपिड है। फॉस्फोलिपिड के अंदर जो मेन टाइप का फॉस्फोलिपिड है वो क्या है? लेसिथिन है। यस। मैंने एक चीज और लिख दी, जो हनी बी के छत्ते में होता है वैक्स, वो भी लिपिड है। तो लिपिड की डेफिनेशन होती है पहला ऑर्गेनिक प्लस वाटर इनसॉल्युबल। यस और नो? कोई भी ऐसी चीज जो ऑर्गेनिक और वाटर इनसॉल्युबल हो, ये सारी चीजें लिपिड है। सही है भाई? फैट और फॉस्फोलिपिड किस कैटेगरी में है? लिपिड की कैटेगरी में है। पर फैट और फॉस्फोलिपिड वैसे अलग अलग हैं। वैक्स लिपिड है पर अलग है। स्टीरॉयड, हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, क्वेश्चन आया था। मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड लेसिथिन, क्वेश्चन आया था इस साल। ठीक है, तो आपको अपने दिमाग में यह बिठाना है कि एक बड़ी कैटेगरी है लिपिड, उसका मतलब है ऑर्गेनिक वाटर इनसॉल्युबल। उस कैटेगरी में बहुत सारी चीजें आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? ग्लिसरॉल। यस, सही है। अच्छा, मैं चाहूं तो इसमें एक चीज और लिख सकता हूं, फैटी एसिड्स भी। फैटी एसिड भी तो लिपिड हैं। यस, समझ आ रहा है? भाई फैटी एसिड अलग से लिपिड है, बोल। ऑयल इसमें आएगा। जो ट्राइग्लिसराइड होता है ना, ट्राइग्लिसराइड जैसी जो चीज, ये जो बनाया मैंने, इधर देखियो, ये जो मैंने बनाया, अगर इसमें ये फैटी एसिड तेरे अनसैचुरेटेड है तो ये चीज ऑयल होगी, नहीं तो ये फैट होगी। ऑयल क्या होता है? जिसका बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जो जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में हो। फैट क्या होगा? सॉलिड फॉर्म में होगा। तो यही चीज सॉलिड लिक्विड हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कौन सा फैटी एसिड है। समझ आ रहा है? बोलो। ठीक है, अभी आपको इस टेबल से कुछ आइडिया लग रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? बोलो, कुछ आइडिया लग रहा है इस बॉक्स से? तो अपने ने बेसिक बेसिक सी बात कर ली है। हमने आपको क्या समझा दिया बेटा? ये सब आपको समझा दिया है कि हमारे पास फॉस्फोलिपिड क्या होता है? एक तरह का लिपिड है जिसमें हाइड्रोफिलिक हेड होता है और दो टेल होती हैं, कैसी? हाइड्रोफोबिक। अब मानो, मेरी बात देखेंगे इधर सारे, अब इधर देखेंगे सारे बच्चे। अब मानो सब तरफ यहां पर इस बॉक्स में पानी है, सब तरफ इस बॉक्स में हमारे पास, हम मान लेते हैं पानी है। ध्यान से देखना जो मैं करने जा रहा हूं। सब तरफ इधर अपने पास ऐसे पानी है, ठीक है? ध्यान से सुनना मैं जो करने जा रहा हूं। मेरे पास यहां पर देखो, ये मान लो हेड है, ठीक है? ये मेरे पास क्या है? हेड है। और ये मेरे पास क्या है? टेल है। ये लिपिड है, सब तरफ पानी है, ठीक है? इसमें कौन सा पार्ट हाइड्रोफोबिक है? ये वाला। और ये वाला क्या है? हाइड्रोफिलिक। अब क्या होगा? ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये चाहता है एक दूसरे से दूर रहना, मतलब पानी से दूर रहना। तो होता क्या है? लिपिड खुद को ऐसे अरेंज करता है, इस तरीके से अरेंज करता है। कैसे अरेंज कर रहा है? ऐसे, जिसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट के दोनों तरफ हाइड्रोफोबिक आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले लिपिड को देखो, इसके इसके हाइड्रोफोबिक के इधर छुप गया ये, और इसके इधर छुप गया, बीच में अब पानी नहीं है। मतलब क्या हुआ? जैसे ये लिपिड है, ये हेड है, और ये दोनों टेल हैं, तो इसका इसका ये वाला पार्ट इसकी वजह से छुप गया, इसका ये वाला पार्ट इससे छुप गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सिर्फ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पानी को एक्सपोज हो रहा होगा, सही है? और कौन सा पार्ट हो रहा होगा? ये सामने वाला। तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि ये जो लिपिड है वो इस तरीके से बाई लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ऐसे देखो, इस तरीके से
कैसे प्रेजेंट होता है? बाई लेयर की फॉर्म में। यहां तक कोई डाउट है? बोलो, यहां तक कोई डाउट है? देखो मेरी बात समझो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं आपको ये कह रहा हूं, इस लिपिड की बात करते हैं। इसका ये वाला पार्ट यहां छुप गया, इसका इधर वाला पार्ट छुप गया, और ये वाला पार्ट छुप गया हाइड्रोफोबिक। इस तरीके से हमने सबको छुपा दिया। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब हम इसकी क्या बना रहे हैं? बाई लेयर। क्या बना रहे हैं? बाई लेयर। प्रॉब्लम क्या है कि इधर पानी है, इधर पानी है, लेकिन पानी तो इधर भी है, इसके इधर और इधर है। तो अगर मुझे इसको पूरा छुपाना है तो मुझे इसका कैसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा? गोल। अगर मैं ऐसा गोल स्ट्रक्चर बना लूं, अंदर क्या आ जाए? साइटोप्लाज्म, और ये बाहर हो गया, तो पानी को ये दिख रहा है और ये वाला पार्ट दिख रहा है। जितना भी हाइड्रोफोबिक पार्ट था वो सारा छुप गया। बोलो, इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है। सबको समझ आया नहीं आया बताओ? किसको नहीं आया? समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? भाई ये फॉस्फोलिपिड है जिसमें ये हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफोबिक है। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट पानी के एक्सपोज हो रहा है, हाइड्रोफिलिक पार्ट पानी के कांटेक्ट में है, हाइड्रोफोबिक को मैंने गोल स्ट्रक्चर बना के पानी से दूर कर दिया। सही है? क्लियर है? इसीलिए लिपिड ने बाई लेयर बनाई, सिंगल लेयर नहीं। डबल लेयर क्यों बनाई? क्योंकि ये हेड है, ये टेल है, नीचे हेड है, ये टेल है, ये एक दूसरे के सामने आ गया। ऐसे करके अगर पूरा गोल स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो सारा का सारा हाइड्रोफोबिक पार्ट एक दूसरे से छुप जाएगा। सही है? पानी के कांटेक्ट में नहीं आएगा। क्लियर? और अंदर का एनवायरमेंट और बाहर का एनवायरमेंट आपस में एक दूसरे से अलग हो जाएगा। सही है? अंदर की जगह को आप क्या बोलोगे? साइटोप्लाज्म। बाहर एक्सटर्नल एनवायरमेंट है। सही है? बोलो। तो अगर आपसे कोई कहे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कैसे बनी थी, उसके स्ट्रक्चर पे हम बात करेंगे, पर आप लिखोगे कैसे? सबसे पहले टॉपिक जो हम बात करेंगे, आप चाहो तो ये पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन पहले लिख लो, जिसमें आपको समझ में आएगा। कुछ पॉइंट्स में लिखवा दूंगा, पहले बना लो इसको ऐसे ही। कोई डाउट है पूछेंगे एक बार? क्या चीज बेटा? अच्छा लगे तो बना ले, समझाने के लिए बताया, बना सकते हैं वैसे। ठीक है? कोई कुछ पूछना चाह रहा है? नहीं पूछेंगे? ये कैसे बंद हो गया? हैं? हो गया? हम्म। लिख लिया? हाँ भाई, किस किस बच्चे को जरूरत है बेस्ट टाइम टेबल फॉर स्टडी? ऐसी कोई वीडियो की जरूरत है? खुद से बना लो यार, टाइम टेबल अपना बनाओ। नहीं? हाँ, तुम्हारे लिए मैं टाइम टेबल बनाऊंगा तो मैं 18 घंटे का बना दूंगा। 18 घंटे पढ़ना है? नहीं, दूसरे के लिए तो ऐसे ही बनेगा। हाँ। 18 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे सोना है। सही है? हैं?
और 3 घंटे रील देखना है, सही है, वो भी कर लेना तुम। लिख लिया? मैं कुछ पॉइंट्स बोलना चाह रहा हूं, एक बार लिख लो तो फिर बात करते हैं। कुछ समझ ना आ रहा हो किसी को पूछो। हम ये पढ़ क्या रहे हैं? किसी भी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, वो ऐसा ही होता है। लिपिड की बाइलेयर होती है, और लिपिड कौन सा होता है? फॉस्फोलिपिड, और उसमें भी मेन लिपिड कौन सा होता है? लेसिथिन। ठीक है। क्या फॉस्फोलिपिड में फैटी एसिड होते हैं? यस, 2 होते हैं। ये बातें याद रहेंगी आपको? ठीक है, लिख लिया हो तो बनाएं। अच्छा, फैट और फॉस्फोलिपिड में अंतर समझ में आ रहा है? ठीक है। कितने फैटी एसिड होते हैं फैट में? 3। और फॉस्फोलिपिड में 2। ये अंतर समझ में आ रहा है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट लिख लो। लिखो, लिखो, ऑल टाइप ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बोलूं? स्टार्ट करें? ठीक है, बोलते हैं। ऑल टाइप ऑफ सेल मेम्ब्रेन is made up of is made up of phospholipid, made up of phospholipid arranged in a bilayer, arranged in a bilayer, arranged in a bilayer। ठीक है, सही? ठीक है, आगे लिखो, आगे लिखो, लिखो फॉस्फोलिपिड हाइड्रोफोबिक एंड, फॉस्फोलिपिड हाइड्रोफोबिक एंड, हाइड्रोफोबिक एंड is away from water, is away from water, ठीक है। प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड का मतलब होता है किस तरफ है? प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड इनसाइड। कैसा है? अंदर की तरफ क्या कर रहा है? प्रोजेक्ट कर रहा है। ठीक है, बस इतना ही लिखो। अब जरा ये देखते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन की। मेरी बात सुने ध्यान से। नीट में एक साल 2015 या 16 में क्वेश्चन आया था कि ऐसे स्ट्रक्चर का नाम बताओ जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सिमिलर होता है। वो मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसीलिए हम लिख रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन। यहां तक समझ में आ रहा है? सिमिलर टू यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन। दिस मीन्स इसका क्या मतलब है? दिस मीन्स in both prokaryote and eukaryote, cell membrane is made up of, is made up of lipid bilayer, lipid bilayer। दूसरा पॉइंट, इधर देखेंगे सारे बच्चे मेरी तरफ एक बार, कृपया करके इधर देखें सारे बच्चे। ये आपके पास मान लो सेल वॉल है, दिस इज सेल वॉल। ध्यान से देखो बेटा, ये सेल वॉल है। एक्चुअल में क्या होता है? सेल वॉल जो होती है ना, वो कुछ इस तरीके की चीज होती है और डेड होती है एक तरीके से। मेरी तरफ देखो सारे बच्चे,
सेल वॉल कुछ ऐसा होता है, उसमें गैप होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, गैप होते हैं। तो कोई भी चीज अगर बहुत बड़ी नहीं है, कोई भी चीज अगर बहुत बड़ी नहीं है, तो वो डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में जा सकती है, ऐसे सेल मेम्ब्रेन के। मेरी बात समझ पा रहे हो, मेरी बात समझ पा रहे हो? सेल वॉल पहली बात तो डेड होती है, दूसरी बात एनसीईआरटी लिखती है कि सेल मेम्ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आउटर एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। सही है, देखने से लगता है ये तो सेल वॉल डायरेक्ट कांटेक्ट में है, पर सेल वॉल कुछ करती नहीं है ना, वो एक तरीके का कैसा स्ट्रक्चर है, डेड है। यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है? बोल बोल। प्राइमरी सेकेंडरी किसमें होती है, प्लांट में। ये क्या पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिख रहे हैं बच्चे, यहां पे क्या लिख रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट किसके साथ, विद एनवायरमेंट, विद एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एनवायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। यहां तक कोई डाउट है, बोलो, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, बताओ, ठीक है, समझ में आ रहा है? सही है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन में और क्या चीजें होती हैं, चीजों की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए? प्रोटीन के चैनल होते हैं, किसके चैनल होते हैं, प्रोटीन के। यस, सही है, किसके चैनल होते हैं, प्रोटीन के। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन इज, क्या लिख सकते हैं, सेमी परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेमी या सिलेक्टिव लिखते हैं, सिलेक्टिव ज्यादा सही है। क्या फर्क होता है, कौन बताएगा, देखें किसको याद है, सेमी और सिलेक्टिव में फर्क बताओ। मन मन में ना बोलो, मुझे बताओ, कौन बताएगा, सेमी और सिलेक्टिव में। ठीक है, थोड़ा और बता सही से, आधा ठीक है, और बता। हम्म, एक बात नहीं हो गई सेम, कुछ कुछ और कुछ स्पेसिफिक। हम्म हम्म क्यों, और अगर अगर चैनल होंगे पैसिव वाले तो नहीं बोलेंगे सिलेक्टिव? एक बार बताते हैं, सबसे पहले होती है, चार तरह की मेम्ब्रेन होती है, हम ट्रांसपोर्ट में भी पढ़ाते थे। एक होती है इम्परमिएबल। इम्परमिएबल क्या होता है, जिसमें से सॉल्यूट ना जाए, सॉल्वेंट ना जाए, ठीक है। परमिएबल क्या होगा, दोनों चले जाएं, सॉल्यूट भी चला जाए, सॉल्वेंट भी चला जाए। सेमी और सिलेक्टिव में क्या परमिएबल होता है, सेमी परमिएबल होती है जिसमें से सिर्फ सॉल्वेंट जा रहा होता है। क्या जा रहा होता है, सॉल्वेंट मतलब पानी। अगर किसी मेम्ब्रेन में से सिर्फ पानी जाए उसे बोलते हैं सेमी परमिएबल, सही है। पानी के साथ कुछ सिलेक्टिव सॉल्यूट भी चले जाए जिसके चैनल हो, तब उसे क्या बोलेंगे, सिलेक्टिव परमिएबल। क्योंकि लिविंग सेल की मेम्ब्रेन पर चैनल होते हैं, तो ज्यादा बेटर वर्ड क्या है, सिलेक्टिव। किसको नहीं समझ में आया, दोबारा बताता हूं, बोलो। आपने एक वर्ड सुना है सुबिरिन, कैस्पेरियन स्ट्रिप, एंडोडर्मिस में होती है, वो क्या होती है, इम्परमिएबल। क्या होती है वो, इम्परमिएबल। थोड़ा एक डायग्राम से आपको आ जाएगा, देखो इधर सुनो, इधर देखो बेटा, देखो, अगर पानी भी चला जाए और सॉल्यूट भी चला जाए सारा, ऑल, तो उसको क्या बोलोगे, परमिएबल बोलोगे, यस। अच्छा, सिर्फ पानी जाए और ये ना जाए तो सेमी,
पानी जाए और इसमें से कुछ जाए तो सिलेक्टिव, यस। और कुछ में कौन जाएगा? जिसका चैनल होगा। बोलो। एक बैक्टीरिया है, उसके बाहर ग्लूकोज भी है, फ्रक्टोज भी है, गैलेक्टोज भी है, पर वो सिर्फ ग्लूकोज को अंदर ले जा रहा है क्योंकि वो ग्लूकोज के लिए सिलेक्टिव परमिएबल है, क्योंकि उसके पास ग्लूकोज का क्या प्रेजेंट है? चैनल प्रेजेंट है। अगर वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज सबको ले जाता और पानी भी जा रहा होता तो परमिएबल हो जाता। सिर्फ पानी जाए, कोई सॉल्यूट ना जाए, सेमी परमिएबल। जो आपके घर में आरओ में यूज होती है मेम्ब्रेन, वो सेमी परमिएबल होती है। आरओ में क्या करते हैं, देखो आपको शायद पता नहीं है, मैं बता देता हूं। आरओ में क्या करते हैं, ऐसा एक बॉक्स होता है और सेंटर में कोई चीज होती है ऐसे, और इस पर मेम्ब्रेन लगी होती है, और वो पानी जो आपका टंकी का पानी वो इसमें आता है। अब उसमें थोड़ी सी सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मतलब इंप्योरिटी है। हम प्रेशर लगाते हैं और इस मेम्ब्रेन के आर पार सिर्फ पानी आता है। हम पानी ये वाला यूज करते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? बोलो। आप टंकी का पानी यहां डालते हो, इसमें यहां पर प्रेशर लगा के उस पानी को बाहर निकाल लेते हो, सॉल्यूट निकलता नहीं है कोई भी। तो इसका मतलब ये वाली मेम्ब्रेन कौन सी हो गई जिसमें से पानी इस साइड आ रहा है? सेमी हो गई। समझ आया? तो आरओ में कौन सा मेम्ब्रेन यूज करते हैं? सेमी परमेबल यूज करते हैं, जिसमें से सिर्फ पानी आता है जो यहां पे आ जाता है, जिसको हम यूज करते हैं पीने के लिए। पानी इसका यूज करते हैं ना, ये वाला। भाई एक ऐसे टैंक होता है, सेंटर में कुछ वो वाइट सा लगा देता है, तो उसमें पानी जाता है, साफ होके बाहर निकलता है। तो इसका मतलब पानी किसमें से जा रहा है? मेम्ब्रेन में से। तो मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमिएबल है। समझ आ रहा है? अगर मेम्ब्रेन पर चैनल लगे होते तो क्या होती? सिलेक्टिव परमिएबल। क्लियर है? सही है? बोलो। ठीक है। वो सब फर्जी चीज है कि हमारे में मिनरल्स होते हैं और ये होते हैं, कुछ नहीं होता किसी में। अगर वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सही है, तो उसमें से सिर्फ पानी निकलेगा, कोई मिनरल विनरल नहीं निकलने वाला। वो तो क्या है कि वो मिनरल फिल्टर ही नहीं है, वैसे आगे वो एक अलग चीज हो सकती है, पर नॉर्मली क्या होता है, सिर्फ पानी फिल्टर होता है। भाई मेम्ब्रेन के आर पर जगह ही नहीं है, उसमें चैनल होते हैं तब तो जाता है वो मिनरल। ठीक है? और तुम्हें पानी से कोई बहुत मिनरल नहीं चाहिए होता है। मिनरल तुम्हें कहां से मिलता है? मेनली वेजिटेबल और फ्रूट से। तुम्हें पानी से मिनरल नहीं चाहिए बहुत सारा। सही है? बोलो। है ना? बोल। सुन ध्यान से। ये मेम्ब्रेन है, ध्यान से सुनियो। ये मेम्ब्रेन है, अगर इससे पानी मूव करेगा मेम्ब्रेन के आर पार तो इसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। ठीक है? पानी कभी चैनल से नहीं जाता, पानी हमेशा किससे जाता है? मेम्ब्रेन से अपने आप डायरेक्ट चला जाता है, उसे ऑस्मोसिस बोलते हैं। और जो चैनल और पंप होते हैं, है ना, उनसे दूसरी चीजें जाती हैं। पानी चैनल से जा सकता है स्पेशल केस में। किसी को याद है पानी का चैनल? किसी को याद नहीं? कहां पर होते हैं पानी के चैनल? तुम्हारी बॉडी में कहां होते हैं? किडनी में। किडनी में। किडनी में जब रीअब्जॉर्प्शन करते हैं ना कलेक्टिंग डक्ट से, वहां पानी पानी नॉर्मली मेम्ब्रेन के आर पर वैसे ही जाता है, उसके कोई चैनल नहीं होते। पानी की मूवमेंट मेम्ब्रेन के आर पर क्या कहलाएगी? ऑस्मोसिस। ठीक है? बोलो। ठीक है? ये चैप्टर चला गया ना बेटा, इस वजह से आपको ये टॉपिक्स पता नहीं है बिल्कुल भी। ये चैप्टर रहता तो पता चलता। कौन से चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं? ट्रांसपोर्ट की। इसको पर अभी मैं आगे बताऊंगा, जब मेम्ब्रेन पढ़ाऊंगा ना फिर से, वहां बता दूंगा। अभी मेम्ब्रेन पढ़ा नहीं रहा मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहा हूं। ये नोट कर लो, करेंगे फिर से। कोई कुछ पूछना चाह रहा है? बोल बेटा। पैसिव एक्टिव में ऑस्मोसिस पैसिव ही होती है, कभी एक्टिव नहीं होती। पानी की मूवमेंट कभी एक्टिव नहीं होती है। मेरी बात सुन ध्यान से। पैसिव का मतलब होता है एनर्जी ना लगना। पानी की मूवमेंट में कभी एनर्जी नहीं लगती, उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है? जैसे तूने किडनी वाला पढ़ा है कभी?
किसी को याद है किडनी वाला ये बोमेंस कैप्सूल? इससे ब्लड की ट्यूब में पानी मूव करते हैं, ठीक है, सही है, ये पढ़ा है किसी ने? ठीक है, ये कैसे होता है? पानी एक्टिव मूव होता है, पैसिव मूव होता है? पैसिव। कैसे होता है सुनो। NaCl सुना है सबने? Na पर चार्ज पॉजिटिव, तो एनर्जी खर्च करके पहले Na लाते हैं, Cl उसके पीछे अपने आप आएगा, नेगेटिव चार्ज है, और जब यहां सॉल्ट आ जाता हो तो पानी उसका पीछा करता है। पानी हमेशा कहां जाता है? कम नमक से ज्यादा नमक की तरफ, सही है। तो एनर्जी हम पानी में नहीं खर्चते, सॉल्ट को ले जाने में खर्च करते हैं किडनी में। पानी उसके पीछे अपने आप आता है, और पानी की मूवमेंट को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस, ठीक है, यस है। आरओ में रिवर्स ऑस्मोसिस होती है ना, हाँ, आरओ का मतलब रिवर्स, जिस डायरेक्शन में होती है उसके उल्टी, ठीक है। रिवर्स क्यों लिखा है नहीं तेरे सिलेबस में? नहीं पढ़ा देता मैं, वो हट गया ट्रांसपोर्ट ना, उसमें डिटेल पढ़ाते थे। और पूछो, और पूछो बेटा, पूछो कुछ, किसी को नहीं पूछना है? बोल बेटा। तुम डर डर के पूछोगे तो क्या होगा? समझ आ रहा है ये? अच्छा, हाँ, दोबारा बोल। ये वाला फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ये जो ये सेल मेम्ब्रेन ही तो है फॉस्फोलिपिड, ये वाली चीज फॉस्फो, यही बनाई है मैंने जूम करके। पूछ क्या रहा है, दोबारा पूछ, मुझे समझ नहीं आया तेरा क्वेश्चन। ठीक है, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? बोल। बच्चे मेरी बात सुन, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कि सेल मेम्ब्रेन डायरेक्ट कांटेक्ट में, उसका कहने का मतलब यह है कि सेल वॉल डेड होती है और उसके बीच में जगह होती है, तो ज्यादातर चीजें सेल मेम्ब्रेन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती हैं। सेल वॉल का कोई खास रोल नहीं है प्रोटेक्शन के अलावा। ये चीज अंदर जानी है नहीं जानी है कौन डिसाइड करेगा? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि चैनल उसी के पास होते हैं। ये कह रहा है, आगे चले। फ्लैजिला, पिलाई और फिम्ब्रियाई पढ़ते हैं। हमने 3 स्ट्रक्चर पढ़ लिए, कौन से 3 पढ़ लिए? ठीक है, 3 पढ़े। इधर आ जाओ भाई फटाफट से, जल्दी देखेंगे। मैंने यहां पर ये सेल बना दिया है, ठीक है, ये हमारे पास सेल वॉल है यहां, और यहां पर मेरे पास ग्लाइकोकैलिक्स हो सकती है। ऐसा धागे जैसा स्ट्रक्चर, एक ये स्ट्रक्चर है और एक ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस वाले को क्या बोल रहे हैं? फ्लैजिला। इस वाले को पिलाई, थोड़ा बड़ा है इससे, फिम्ब्रियाई से। इस वाले को फिम्ब्रियाई। अच्छा, आज एक बच्चा पूछ रहा था सर इसको भी तो फिम्ब्रियाई कहते हैं, ये वाला ओवरी से जो कनेक्ट होता है। फिम्ब्रियाई शब्द का मतलब होता है फिंगर जैसा, यस, वैसा फिंगर टाइप का, तो उसके लिए वर्ड ले आए हैं, ठीक है। ये जनरल वर्ड है, शेप के नाम पे होता है, पर बैक्टीरिया में फिम्ब्रियाई होता है ये, ठीक है, इसे भी फिम्ब्रियाई कहते हैं, पर ये एक वर्ड है जो फिंगर जैसी प्रोजेक्शंस के लिए। क्लियर है? यस सर। तो इसको अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है, बात इस पे नहीं करेंगे। तो आ जाते हैं, सबसे पहले हमारे पास, सबसे पहले फ्लैजिला, फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्रियाई, ये हमारे पास सरफेस स्ट्रक्चर है। क्या है ये? सरफेस स्ट्रक्चर है। क्लियर है? बोलो। ये हमारे पास सरफेस स्ट्रक्चर है। क्लियर? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आप सुनेंगे ध्यान से, नेक्स्ट सुने ध्यान से। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी?
फ्लैजिला की। किसकी बात कर रहे हैं? फ्लैजिला की। ठीक, सही है। मेरी तरफ देखें और फिर एक बार डिस्कस करते हैं, फिर मैं लिखूंगा सारा। मेरी तरफ ध्यान दें सारे बच्चे, कृपया इधर देखें भाई सारे। मैं दिखना चाहिए सबको, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। चाहे उस बोर्ड में दिख रहा हूं, चाहे जैसे मुझे मेरे को दे तब देखो मेरी बात क्या बोल रहा हूं मैं। देखो, हमारे पास सबसे पहले फ्लैजिला, जो जो मैं पॉइंट्स बोलूंगा उसको सुनना और सोचना ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठे। सबसे पहले फ्लैजिला सिंगल सेल में होता है। मैं रिपीट करूंगा, फ्लैजिला इज प्रेजेंट इन सिंगल सेल। इसका यह मतलब नहीं है कि फ्लैजिला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही मिलता है। फ्लैजिला सिंगल सेल में मिलता है। इसका मतलब है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिल सकता है, उसके अलावा किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की सिंगल सेल स्टेज में मिल सकता है। उदाहरण के लिए ह्यूमन मल्टी सेलुलर है, उसमें स्पर्म के अंदर फ्लैजिला होता है। तो स्पर्म में कितने सेल्स हैं? एक। तो फ्लैजिला हमेशा सिंगल सेल में होता है। या तो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो, या ऑर्गेनिज्म अगर मल्टी सेलुलर है तो उसकी सिंगल सेल स्टेज में होगा। इस बात में कोई डाउट किसी को? पहला पॉइंट क्लियर है? ठीक है। दूसरा पॉइंट, फ्लैजिला प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में मिल सकता है। फ्लैजिला प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में मिल सकता है, स्ट्रक्चर अलग होता है। सही है? क्लियर है? अच्छा, प्रोकैरियोट का फ्लैजिला अलग है, यूकैरियोट का अलग होता है। स्ट्रक्चर वाइज क्या होता है? अलग होता है। यदि किसी सेल में फ्लैजिला है तो सेल क्या है? मोटाइल। सेल क्या है? मोटाइल। यदि फ्लैजिला नहीं है तो सेल क्या है? नॉन मोटाइल। इस बात में कोई फर्क किसी को? मैंने 3 पॉइंट बोले। फ्लैजिला हमेशा सिंगल सेल में मिलेगा। फ्लैजिला यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों में मिलेगा, पर मल्टी सेलुलर में सिंगल सेल स्टेज, जैसे कि ह्यूमन में स्पर्म बोल सकते हैं और एल्गी में जूस्पोर और गैमेट्स बोल सकते हैं। जूस्पोर सुना है आपने? ठीक समझ में आ रहा है? स्पोर भी सिंगल सेल का ही होता है। तीसरा पॉइंट मैंने बोला कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का फ्लैजिला अलग होता है स्ट्रक्चर में, उनका स्ट्रक्चर अलग होता है। क्लियर है? ठीक। और उसके बाद क्या बोला मैंने? मोटाइल और नॉन मोटाइल। अगर किसी में फ्लैजिला है तो फ्लैजिला की वजह से सेल चलता है, उसे हम बोलते हैं मोटाइल। यदि फ्लैजिला नहीं है तो सेल नहीं चलता, उसे क्या बोलते हैं? नॉन मोटाइल। कोई डाउट है यहां तक? यहां तक कोई डाउट नहीं? ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी ने क्या बोला है, ध्यान से सुनेंगे। एक बार बुक दिखा बेटा। एनसीईआरटी कहती है कि अगर मेरे पास ये बैक्टीरिया का सेल है तो नंबर ऑफ फ्लैजिला और इस पर फ्लैजिला कैसे लगा हुआ है ये अलग अलग होता है बैक्टीरिया में। किसी में एक फ्लैजिला हो सकता है, किसी में दो हो सकते हैं, और दो हैं तो हो सकता है एक इधर हो, या एक इधर और एक इधर हो सकता है, या हो सकता है दोनों इधर लगे हों। तो एनसीईआरटी कहती है कि बैक्टीरिया में नंबर और अरेंजमेंट फ्लैजिला का अलग अलग है। यहां तक क्लियर है? सही है। और बैक्टीरिया के फ्लैजिला के 3 पार्ट हैं। ये बेसल बॉडी है, ये हुक है, और सबसे लंबे पार्ट को बोलेंगे फिलामेंट। सही है? चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, कर लिखना। आप बताना कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या बोला? इट इज फीचर ऑफ सिंगल सेल। सही है? कैन प्रेजेंट इन दोनों यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बट सिंगल सेल स्टेज। हाँ भाई, यहां तक कोई डाउट है? बोलो। सही है। अब ये किस में हो सकता है?
प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे? प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे? मोटाइल। एब्सेंट है तो क्या बोलेंगे? ठीक है, प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे? मोटाइल। एब्सेंट है तो क्या बोलेंगे? नॉन मोटाइल। यहां तक कोई डाउट है? बोलो। प्रेजेंट है तो मोटाइल, एब्सेंट है तो नॉन मोटाइल। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? लिख लिया बेटा? नोट कर लो। कोई कुछ पूछना चाह रहा है? वो बता रहे हैं, उस पे आ रहे हैं। लिख लिया सबने? कोई लिख रहा है? लिख रहे हो बेटा? लिख लिया? बताओ। देखो, अब मैं जो बात बोलूंगा उसको समझना। देखो, इधर ध्यान देंगे। देखो, अगर आपने लिख लिया तो ये देखो, हमारे पास क्या होता है इन बैक्टीरिया, एक्चुअल में क्या होता है? नंबर एंड, ये नो नहीं लिखा, नंबर लिखा है। कुछ तुम यहां भी गड़बड़ करते हो। नंबर एंड क्या? अरेंजमेंट इज डिफरेंट। किसके लिए? फॉर फ्लैजिला। फ्लैजिला के लिए नंबर और अरेंजमेंट अलग अलग होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। यहां तक कोई डाउट है? आगे की कहानी सुनो। हम क्या करते हैं बेटा, इस तरीके से बैक्टीरिया बना रहे हैं। इस तरीके से हमने बैक्टीरिया बना दिया। ऐसा हो सकता है हमारे पास एक फ्लैजिला हो, ऐसा हो सकता है दो हो अपोजिट एंड पर, ऐसा हो सकता है कि पूरा बंच हो एक साइड में, ऐसा हो सकता है कि दोनों तरफ बंच हो, और ऐसा होता है सकता है चारों तरफ। ठीक है, अगर एक है उसके लिए वर्ड लिखते हैं मोनो, ट्राइकस। ट्राइकस वर्ड फ्लैजिला के लिए। ये वर्ड आया कहां से? ट्राइकोम से। यहां पर क्या लिखते हैं? एम्फी ट्राइकस। यस, एम्फी का मतलब दो, अपोजिट एंड पर। इसको लिखते हैं सिफेलो। सिफेलो का मतलब होता है हेड। यस, इसको लिखते हैं लोफो ट्राइकस। इसको लिखते हैं पेरी ट्राइकस। और इसको लिखते हैं ए का मतलब एब्सेंट। अब मैं जो बात बोलूंगा उसको सुनना। ये वाले क्वेश्चन, जरा सुन लो यार 2 मिनट। ये सब नहीं आएगा कुछ पे।
ठीक है, सिर्फ ये लाइन इंपॉर्टेंट है, समझ आ रहा है? यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, यहां से सिर्फ ये क्वेश्चन आ सकता है कि विदाउट फ्लैजिला के एग्जाम्पल में एक तो माइकोप्लाज्मा है और दूसरा क्या है, साइनोबैक्टीरिया, और चाहो तो कोकस लिख लो, यस कोकस लिख लो। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, ये सब वर्ड नहीं पूछेगा, क्लियर है? बोलो, ये सब वर्ड नहीं पूछेगा। अब आगे की कहानी सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। हमारे पास जब हम बात करते हैं बैक्टीरिया के फ्लैजिला की, किसकी बात करते हैं? बैक्टीरिया के फ्लैजिला की। तो हमारे पास ये सेल है, उस सेल पर ये बेसल बॉडी होती है, फिर उस पर ये हुक जुड़ा हुआ है, और फिर मेरे पास ये फिलामेंट है। समझ में आ रहा है? तो बैक्टीरिया के फ्लैजिला के तीन पार्ट हैं, तीन पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट ये है, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट क्या है? बेसल बॉडी, सेकंड क्या है? हुक, और थर्ड क्या है? फिलामेंट। सबसे बड़ा पार्ट फिलामेंट है, ठीक है। अच्छा, बैक्टीरिया का फ्लैजिला एक प्रोटीन का बना हुआ है, मेड अप ऑफ फ्लैजिलीन प्रोटीन। क्या नाम है? फ्लैजिलीन प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है। अब जरा बात करते हैं इसकी, बात करते हैं यूकैरियोट के फ्लैजिला की। किसकी? यूकैरियोट्स के फ्लैजिला की बात करते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम क्या देखेंगे, यहां पर हम क्या देखेंगे, हम यूकैरियोट के फ्लैजिला की बात कर रहे हैं, वहां पर बेसल बॉडी है और सिर्फ क्या होता है? फिलामेंट। क्या होगा? बेसल बॉडी प्लस में फिलामेंट। तो कौन सा स्ट्रक्चर नहीं है? हुक नहीं है पहले तो। दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यूकैरियोट का जो फ्लैजिला होता है, आप जरा ध्यान देंगे, हमारे पास ये कुछ प्रोटीन है, ये हमारे पास कुछ प्रोटीन्स हैं, इन प्रोटीन्स को कहते हैं ट्यूबुलिन। क्या बोलते हैं? ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन से एक स्ट्रक्चर बनता है माइक्रोट्यूब्यूल, और माइक्रोट्यूब्यूल से फ्लैजिला बनता है। तो आप अपने दिमाग में बिठाओ कि फ्लैजिला जो है या तो ट्यूबुलिन से बना है या माइक्रोट्यूब्यूल से बना है। सबको पता है जो माला बनाते हैं मोती, एक सिंगल मोती मान लो ट्यूबुलिन है, उसकी पूरी एक माला जैसा स्ट्रक्चर बना दिया कुछ, वो माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, ठीक है। एक सिंगल धागे में ऐसे ऐसे उसको पिरो दिया, सिंगल धागे में ऐसे, फिर उससे क्या बन सकता है? फ्लैजिला। तो क्वेश्चन में यह हो सकता है कि फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल या ट्यूबुलिन, दोनों बातें ठीक हैं, क्लियर है? अब इधर देखेंगे मेरी तरफ, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, देखो इधर देखो, सब लोग बोर्ड पे ध्यान दो। ये मेरे पास यूकैरियोटिक सेल है मेरे हाथ में, इस पे ये फ्लैजिला लग गया। फ्लैजिला, अगर फ्लैजिला नीचे जाएगा तो सेल ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा सेल नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा सेल ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा सेल नीचे। समझ आ रहा है? बोलो बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? बोलिए, ये क्लियर है? ये हमारे पास क्या है? यूकैरियोटिक सेल है, ये फ्लैजिला है, ये नीचे सेल ऊपर, ये ऊपर सेल नीचे, ये नीचे सेल ऊपर। तो ये ऐसे ऐसे चलेगा, कोई डाउट नहीं। अब सुनो, बैक्टीरिया कैसे चलता है। बैक्टीरिया के सेल में हुक, हुक होता है, पहले तो बेसल बॉडी है, हुक लगा हुआ है। बैक्टीरिया ऐसे चलता है जैसे कोई चीज किसी में छेद करनी होती है, ऐसे चलता है। तो बैक्टीरिया ऐसे गोल गोल घूम के चलता है पानी में, और यूकैरियोटिक सेल ऐसे चलता है। यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला की वजह से सेल ऐसे ऐसे चल रहा है, समझ आ रहा है? और प्रोकैरियोटिक ऐसे चलता है जैसे किसी चीज में पानी में छेद करते हुए जा रहा हूं। और वो क्यों? क्योंकि हुक और फिलामेंट के बीच में क्या, सॉरी, हुक किसके बीच में? बेसल बॉडी और फिलामेंट के, वो उसको गोल गोल घुमा रहा है। किसी को समझ में आया मैंने क्या बोला? मैं कह रहा हूं प्रोकैरियोट ऐसे ऐसे करके चलता है,
और यूकैरियोट ऐसे ऐसे। आपने स्पर्म की मूवमेंट देखी है, वीडियोस वगैरह देखी है, तो उसमें वो ऐसे ऐसे चल रहा होता है, वो यूकैरियोटिक है। पर बैक्टीरिया अगर फ्लैजिला की मदद से चलेगा तो वो ऐसे ऐसे चलेगा। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, इसका क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन सिर्फ ये आएगा और ये आएगा। इसका मतलब क्या है, बायो में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, हम इंटरेस्ट क्रिएट कर देंगे, लेकिन उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं अभी आपके लिए जिसका सवाल ना आए। समझ आ रहा है? क्लियर है? प्रोक्रियोट, हाँ बोल बेटा। हाँ, ये क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, क्या लिखा है, एक बात और समझेंगे। फ्लैजिला मूव करता है, कोई भी स्ट्रक्चर मूवमेंट के लिए चाहिए उसे एटीपी चाहिए। तो फ्लैजिला रियल में अटैच तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है, लेकिन वो लग रहा होता है कि सेल वॉल से बाहर आ रहा है। तो एनसीईआरटी क्या है, कि सेल वॉल आउटर है, तो एनसीईआरटी लिखती है कि फ्लैजिला इज अ एक्सटेंशन फ्रॉम सेल वॉल। लेकिन अगर उसको एटीपी चाहिए मूवमेंट करने के लिए, तो मूवमेंट के लिए एनर्जी कहां से आएगी? सेल मेम्ब्रेन जो कनेक्ट है साइटोप्लाज्म से, एनर्जी यहां बनेगी ना अंदर। एटीपी बिना बात के सेल वॉल तक नहीं जाएगी, क्योंकि सेल वॉल डेड स्ट्रक्चर है। एटीपी कहां तक जा सकती है? सेल मेम्ब्रेन तक। वहां से एटीपी कौन ले सकता है मूवमेंट के लिए? फ्लैजिला। तो फ्लैजिला इन रियल कहां से कनेक्ट होता है? सेल मेम्ब्रेन से। लेकिन लेकिन वो ऐसा लगता है कि किससे बाहर आ रहा है? सेल वॉल से। क्लियर है? बोलो। ठीक है, नोट कर लो। ये सब नहीं आएगा भाई। ये सब जो इसमें सिर्फ ये आ सकता है नॉन मोटाइल वाला। नॉन मोटाइल के एग्जांपल्स आ सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, कोई डाउट? कुछ पूछना है किसी को? एक क्वेश्चन लिखेंगे, कर लो। बना लियो तो क्वेश्चन लिख ले, बना लो एक बार। बना लो जल्दी से। आपका ब्रेक कब होता है? हैं? 3:45? 4 बजे की थ्री कितना टाइम है? ठीक है, अच्छा है, क्वेश्चन लिख लो पहले, उसके बाद बताते हैं आपको। क्वेश्चन क्वेश्चन लिखो। फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन, फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन, फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन। ठीक है, लिखते हैं जरा। नो स्टॉक, नो स्टॉक लिख लोगे स्पेलिंग? नो स्टॉक। अगला लिखो, स्ट्रेप्टोकोकस। नो स्टॉक, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, STREPTO, स्ट्रेप्टोकोकस लिख लोगे। उसके बाद लिखो PPLO, PPLO। ठीक है, उसके बाद लिखो डाइनोफ्लैजिलेट, डाइनोफ्लैजिलेट लिख लिया, डाइनोफ्लैजिलेट। और लिखो
और लिखो बेटा, क्लमाइडोमोनास लिख लेंगे, स्पेलिंग लिखो, ये है। देखो इसको ऐसे पढ़ते हैं, क्लमाइडो, लास्ट में मोनास, एक ही नाम है साथ में, ऐसे याद करते हैं, क्लमाइडोमोनास, क्लमाइडोमोनास। ठीक है, क्लियर। उसके बाद लिखो फ्यूकस, फ्यूकस। ठीक है, लिख लिया। फिर लिखो पॉरफायरा। क्या लिखोगे? पॉरफायरा। अब इनमें से काउंट करके बताओ कितने नॉन मोटाइल है। पॉरफायरा, PORPHYRA, कितने नॉन मोटाइल हैं? काउंट करेंगे। 3। ठीक है, और 3, 4, और 3, और कोई? 5। अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई सुन लो पहले ध्यान से, देखो क्या होगा, हम इंडिविजुअल एग्जाम्पल के थ्रू मोटाइल नॉन मोटाइल याद नहीं कर सकते, हमारे पास लॉजिक होने चाहिए। सबसे पहला लॉजिक है कि साइनो बैक्टीरिया नॉन मोटाइल होते हैं, तो उसमें नॉस्टॉक आ गया, तो नॉस्टॉक नॉन मोटाइल है, फ्लैजिला नहीं होता। दूसरा हमने लिखा है कोकस का, स्ट्रेप्टोकोकस किस में आएगा? कोकस में, वो भी नॉन मोटाइल है। माइकोप्लाज्मा ग्रुप में आता है PPLO, ये भी नॉन मोटाइल हो गया। सही है, PPLO क्या हो गया? नॉन मोटाइल हो गया। सही। अब जाते हैं अगला, मैंने तीनों लिखवाए हैं यहां पे, है ना? ठीक। अब आ जाते हैं अगला, अगला अगला जाते हैं। अगला क्या है? क्लमाइडोमोनास। रूल ये है कि ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी मोटाइल होते हैं। ठीक है, ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। तो क्लमाइडोमोनास मोटाइल है, फ्यूकस मोटाइल, और डाइनोफ्लैजिलेट, नाम से पता चल रहा है 2 फ्लैजिला है। सही है। पॉरफायरा रेड एल्गी है, उसमें फ्लैजिला नहीं होता, नॉन मोटाइल। तो हमने क्या क्या बात याद करनी है, सुनो। मुझे याद करना है कि एक तो रेड एल्गी, उसके बाद माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, कोकस, ये नॉन मोटाइल होते हैं। कर सकते हैं हम ये याद? कर पाएंगे? ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के 4 एग्जांपल, नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया, स्पिरुलिना। तो ये सब क्या हो गए? नॉन मोटाइल। माइकोप्लाज्मा में ही PPLO आ रहा है, नॉन मोटाइल। कोकस नॉन मोटाइल। ठीक है, और ये वाला बताओ जरा, ये मोटाइल, दोनों तरफ फ्लैजिला बना हुआ है, डायग्राम देखो, है ना? स्पिरिलियम में क्या है? दोनों तरफ फ्लैजिला बना हुआ है डायग्राम में, तो क्या आएगा? मोटाइल। तो रूल क्या याद करोगे? 3 ये बैक्टीरिया, और रेड एल्गी क्या होता है? नॉन मोटाइल होता है। कोई डाउट? स्पाइरो वगैरह जब अपने प्लांट किंगडम डिस्कस करेंगे तब बताऊंगा, उसमें कुछ थोड़ी सी बात है जो बतानी है। पर हम याद रखेंगे रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी मोटाइल, क्योंकि उसमें फ्लैजिला होता है। रेड एल्गी में फ्लैजिला नहीं होता, तो वो क्या है? नॉन मोटाइल। कोई डाउट? सही है। फ्यूकस कहां स्फेरिकल है? फ्यूकस तो ब्राउन एल्गी है, दोनों ऊगैमस होते हैं। कोकस ये बैक्टीरिया है ना, ये सब, ये तो तीनों बैक्टीरिया में नॉन मोटाइल बताया। अभी कंफ्यूज मत हो भाई प्लांट किंगडम के एग्जांपल के साथ, बस दिमाग में याद रखो ये तीनों नॉन मोटाइल, याद रखोगे? ठीक है, चलो इस ब्रेक के बाद बता रहे हैं आपको फिर से। ठीक है, कर लेंगे? ठीक है, पानी वानी पी लो, फिर करते हैं आगे। अरे रुक जाओ भाई, पहले मुझे तो जाने दो। कहां जा रहे हो तुम लोग? किसको डाउट है अभी भी मोटाइल नॉन मोटाइल वाला? मोटाइल नॉन मोटाइल किसको किसको डाउट है अभी भी? क्या नहीं समझ में आया?
स्पाइरिलियम, इसमें फ्लैजिला होता है। चेक कर, एनसीईआरटी चेक करना, मेरे कहने से नहीं। पेज नंबर 18 17 पे चेक कर। बना हुआ है, देख के पलट रहा है पेज, ये बनाओ कौन सा है? 18 पेज 18 चेक कर, दिख गया? ठीक है, कोकस में फ्लैजिला नहीं होता।